हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। यहाँ पर हम 10 MCQs को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे 10:15 डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे ही 12 PM आपसे डेली करंट अफेयर्स इशू स्पेसिफिकली फॉर PCS वो डिस्कस किया जाता है। डेली 10 MCQs रिविजन जो कि आप 2 PM चल रही है। ऐसे ही 1 लाइनर पंजाब जीके जो कि आपसे 3 PM डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट डेली 10 MCQs फॉर पंजाब PPSC और PSSB के जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए डिस्कस किया जाता है। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इन द एग्रीकल्चर। स्टेटमेंट 1 है, proliferation of nitrogen fixing microorganisms in the soil can occur. Number 1. Number 2, increase in the acidity of the soil can take place. Third statement है, leaching of nitrate to the groundwater can occur. अब आपको यहाँ पर correct statement choose करनी है। A है 1 and 3 only, B है 2 only, C है 2 and 3 only, और is it D 1, 2 and 3. So वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक, ये क्वेश्चन ये यूपीएससी के पास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है। तो यहाँ पर पीसीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी। अब देखिए, सबसे पहला क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उन्होंने बोला है प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया चाहिए ही नहीं। जब हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं चाहिए तो प्रोलिफरेशन नहीं होगी। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम फर्टिलाइजर्स का ओवर यूजेज स्टार्ट कर देंगे तो एसिडिटी ऑफ द सॉइल विल इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, जो पीएच है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना पीएच कम है उतनी एसिडिटी ज्यादा है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर। लीचिंग का मतलब होता है जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं। अब वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो भी फर्टिलाइजर्स में होंगे वो क्या कर जाएंगे, लीच डाउन कर जाएंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विद रेफरेंस टू द IUCN, that is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and these sites stand for Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Which of the following statements are correct? अब क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, IUCN is an organ of the United Nations and the CITES is an international agreement between the governments. Second statement है, IUCN runs thousands of field projects around the world to better manage natural environments. Third statement है, CITES is legally binding on the states that have joined it, but this convention does not take place in the national laws. अब you have to correct, आपने स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है। सो ए ऑप्शन है आपका 1 ओनली, बी है 2 and 3 ओनली, सी है 1 and 3 ओनली, और इज डी 1, 2 and 3। अब देखिए, ये तीनों क्वेश्चंस, जो तीनों स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जा रहा है, एक IUCN है, एक साइट्स है। अब इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगेन अ प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है जो आपका पीसीएस है वो धीरे धीरे अपने आप को अलाइन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी। सो जितने भी पास्ट ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं वो पीसीएस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, आंसर विल बी बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। अब देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि उन्होंने बोला है कि IUCN एक यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गन है। देखिए, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि जो IUCN है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो यूएन का कोई ऑर्गन नहीं है। तो इसीलिए जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। अब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जो IUCN है वो फील्ड प्रोजेक्ट्स चलाती है
all over the world to better manage the natural resources. ऐसे ही अगर हम साइट्स की बात करते हैं तो वो लीगली बाइंडिंग है स्टेट्स के लिए जिन्होंने ज्वाइन किया है, और ये जो कन्वेंशन है इट डज नॉट टेक प्लेस ऑफ द नेशनल लॉज। अब जो नेशनल लॉज हैं वो ही आपके प्रेवलेंट रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप साइट्स की मेंबर कंट्री हो तो आपको अपने नेशनल लॉज को भूल के साइट्स के लॉज मानने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपके नेशनल लॉज हैं उन्हीं में प्रेवलेंस आपको देखने को मिलेगी। सो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन बन जाता है बी। सो IUCN के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ही दिखेंगी। इसको क्रिएट किया गया था 1948 में, जहां पर इसको स्टेटस दिया गया था कि जो भी नेचुरल वर्ल्ड के रिसोर्सेज हैं यू हैव टू सेफगार्ड। ऐसे ही इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज स्विट्जरलैंड। ठीक है जी। ऐसे ही हम देख सकते हैं ये जो IUCN है वो एक रेड लिस्ट को पब्लिश करता है। उस रेड लिस्ट में आपको 9 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो है एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जो भी स्पीशीज इसमें लाई करते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो भी रिसेंटली न्यूज में रहे। ऐसी अगर हम साइट्स की बात करते हैं, जो साइट्स है वो एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि जनरली वॉलंटरली जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो उसको ज्वाइन करती हैं। अब इसको ड्राफ्ट कब किया गया था, 1963 में, एट अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द IUCN। जब IUCN की मीटिंग चल रही थी 1963 में इसको ड्राफ्ट किया गया था। ये फोर्स में कब आया है, 1975। ये दोनों ही चीजें याद रखनी है कि IUCN की मीटिंग में इसको ड्राफ्ट किया गया था और 1975 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अब इसका एम क्या है, दैट इज टू इंश्योर that the international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival। अब जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ट्रांजैक्शन से इन एनिमल्स को, इन वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना को कोई भी हार्म ना हो। तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह की क्या बन चुकी है, रेगुलेटरी बॉडी। क्या बन चुकी है, रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है। सो आप देख सकते हैं इसका सेक्रेटेरिएट आपको कहां पर देखने को मिलेगा, दैट इज एट जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। डन। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है, 3 अपेंडिक्स बने हुए हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अब जो अपेंडिक्स 1 में है वो स्पीशीज है दैट इज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। अब जो भी स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है उन पे जो ट्रेड है, जो कमर्शियल ट्रेड है उसको प्रोहिबिट किया जाता है कि आप इन स्पेसिफिक स्पीशीज में ट्रेड नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम अपेंडिक्स 2 की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, जो ट्रेड है, इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड है, वो क्या करा जाता है, अलाउ किया जाता है, बट इट इज कंट्रोल्ड। ऐसे ही अगर हम अपेंडिक्स 3 की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, अगेन इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद रेफरेंस टू डुगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब करेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है इट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। कोड्स दे रखे हैं आपको, ए ऑप्शन है 1 and 2, बी है 2 ओनली, सी है 1 and 3 ओनली, और इज इट डी 3 ओनली। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1 and 3 ओनली। अब देखिए क्योंकि डुगोंग है, अब ये न्यूज में काफी ज्यादा रहता है तो इसलिए आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। अब ये एक हर्बीवोरस मरीन एनिमल है लेकिन ये एंटायर इंडियन कोस्ट पे नहीं पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो ये शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिलता है। अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, इट इज वन ओनली एग्जिस्टिंग स्पीशीज ऑफ व्हाट इज नोन एज वाटर एक्वाटिक मैमल, राइट। सो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इसको सी काउ भी कहा जाता है। अब काउ आप सिग्निफाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि काउ क्या है, हर्बीवोरस है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, हर्बीवोरस मैमल। ठीक है जी।
ऐसे ही अगर हम 1972 की बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो ये शेड्यूल 1 में पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, वो सिग्निफिकेंस कहाँ पर देखने को मिलती है, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार इन तमिलनाडु, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात। सो ये एंटायर कोस्ट पे आपको देखने को नहीं मिलता है, इन स्पेसिफिक रीजन्स में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following regions of India has a combination of mangrove forests, evergreen forests and deciduous forests? So ऐसा कौन सा रीजन है इंडिया का जहां पर आपको इन तीनों फॉरेस्ट को देखने को मिलता है? पहला है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, साउदर्न सौराष्ट्र, और इज इट डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? अब देखिए, मैंग्रोव भी चाहिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी चाहिए और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी चाहिए। अगर मैंग्रोव की बात करते हैं तो जनरली आपको कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पर रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका मतलब है कुछ ऐसा पार्ट भी होना चाहिए जो टेम्परेट रीजन में फॉल करता हो। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, जहां पर आपको फॉरेस्ट ऐसे देखने को मिलते हैं, वो आपने सिग्निफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड? अब ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करी जा रही है, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स आपने बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन अडैप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज। It is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank, and the World Bank. Now you have to tell the correct statements, one only, two only, one and two, or is it neither one nor two? So video को pause कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। So answer for this particular question is one only. अब देखिए, सिंपल सी बात है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हो रही है। अब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए यूएनएफसीसी के तहत बनी थी। अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ओईसीडी की बात कर लीजिए। अब ओईसीडी इज मोर रिलेटेड टू योर ट्रेडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए है, तो आप जज कर सकते हैं कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन तो पर्टिकुलरली नहीं होंगी, तो इसीलिए जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, राइट। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, जीसीएफ के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं आप। सो इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनवायरमेंटल फंड दैट सीक्स टू हेल्प द डेवलपिंग नेशंस। जो भी डेवलपिंग नेशंस क्लाइमेट चेंज से जूझ रही हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जीसीएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो ये यूएनएफसीसी के तहत 2010 में बनाई गई थी और इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं सोंगडो डिस्ट्रिक्ट में, जो कि साउथ कोरिया में प्रेजेंट है। सो आपको हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए, इसका फॉर्मेशन ईयर पता होना चाहिए और ये किस बॉडी के तहत बनाया गया था। सो दैट इज यूएनएफसीसी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर व्हिच एक्ट? ए है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, Geographical Indications of Goods Registration and Protection Act of 1999, C, Environmental Protection Act of 1986, or is it D, Wildlife Protection Act of 1972? Again a factual question, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी है, जीएम क्रॉप्स की वजह से ये काफी ज्यादा न्यूज में हर टाइम रहती है, तो इसीलिए आपको इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां से ये बनाया गया है, किस स्टैट्यूट के तहत बनाया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बन जाता है दैट इज सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, क्योंकि ये इसी के तहत बनाई गई थी। सो आप देख सकते हैं ये 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनाई गई है और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जो है उसको रीनेम किया गया था कब? 2010 में। ठीक है जी। सो फंक्शन कहाँ करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत। और इसका काम क्या है? इट रेगुलेट्स द यूज, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स। जो भी जेनेटिकल इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स या फिर जीएम क्रॉप्स की अगर आप बात करते हैं तो उसकी अप्रूवल का काम, मैन्युफैक्चर का काम, स्टोरेज कहां पर होगी, ये सारा कुछ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बताती है? दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक रीजन्स। अब आपको 4 तरह के नेशनल पार्क्स दिए गए हैं। उन्होंने बोला है कि जो उसकी ज्योग्राफी है, जो उसकी क्लाइमेट है, वो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल भी आपको वहां पर देखने को मिलता है, और रादर हायर रीजन्स में अगर देखेंगे तो आर्कटिक जोन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। सो आप देख सकते हैं कंचनजंगा, नेक्स्ट है दैट इज नंदा देवी, थर्ड है न्योरा वैली नेशनल पार्क, फिफ्थ है दैट इज फोर्थ है दैट इज नामदाफा नेशनल पार्क। अब देखिए इसका आंसर बन जाता है नामदाफा। जो नामदाफा है वो एक्चुअली में आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में मिलता है तो आप देख सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश के हायर रीजन्स हैं वहां पर आपको कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल और आर्कटिक। लेकिन जो लोअर रीजन्स हैं वहां पर आपको एज सच ट्रॉपिकल और रीजन्स भी देखने को मिलेंगे। सो इट इज अंडर अरुणाचल प्रदेश, जिसका क्या नाम है, दैट इज नामदाफा। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है जितने भी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो मोलिंग और नामदाफा है। ऐसे ही अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो दिहांग दिबांग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ऐसे अगर हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बात करते हैं तो काफी सारी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लाली, दिबांग, ईस्ट नेस्ट, ईटानगर, कामलांग, काने, मिहाओ, पक्के, सेसा, ताले एंड योडी रबे। सो ये जो है वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज आपको काफी सारी देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है दैट इज द बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका नाम क्या है, दिहांग दिबांग। ऐसे ही अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो मोलिंग और नामदफा आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग with reference to an organization known as बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी ज्यादा पूछा गया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। इट इज अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट है, जहां पर जो स्पेसिफिक स्पीशीज हैं वो एंडेमिक भी होती हैं, थ्रेटेंड भी होती हैं, उस पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो ये कहा गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एज अ कॉन्सेप्ट है वो यहां से स्टार्ट हुआ। थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन रेफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। सो ये कुछ रीजन्स को स्पेसिफाई करता है एज इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, और इज इट डी 1, 2 एंड 3 ओनली। सो इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं। आंसर है इसका 1 एंड 3 ओनली। इसका मतलब जो सेकेंड स्टेटमेंट है जहां पर ये कहा गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एज अ कॉन्सेप्ट है वो यहां से ओरिजिनेट हुआ है, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो आप देख सकते हैं अगर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में बात करते हैं तो ये ग्लोबल पार्टनरशिप है जहां पर जितनी भी कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्चुअली में कंजर्व करती हैं बर्ड्स को, उनके हैबिटेट्स को और उनके सराउंडिंग बायोडाइवर्सिटी को, वो ऑर्गेनाइजेशंस इसका पार्ट बन जाती हैं। दूसरा है इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन पार्टनरशिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स। सो जो भी बर्ड्स की कंजर्वेशन है, उनके हैबिटेट्स की कंजर्वेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे लार्जेस्ट बन जाती है फॉर देयर कंजर्वेशन। यहाँ पर 6 ग्लोबल ऑफिसेज एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ है, दैट इज अफ्रीका, अमेरिकाज, एशिया, यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड द पैसिफिक रीजन। सो यहाँ पर इन 6 भागों में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है जहां पर आपको इनके ऑफिसेज देखने को मिलेंगे। अब ये पब्लिश क्या करता है, एक क्वार्टरली मैगजीन आती है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड बर्ड वॉच। अब देखिए क्वेश्चन यहां से भी बनता है, वर्ल्ड बर्ड वॉच जो है ऑर्गेनाइजेशन मैगजीन, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है,
तो यू शुड नो दैट इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम ऑफिशियल रेड लिस्ट की बात करते हैं तो ये भी बर्ड्स के लिए, जैसे IUCN रेड लिस्ट फ्लोरा और फौना के लिए बताता है, वैसे ही बर्ड्स के लिए स्पेसिफिक रेड लिस्ट कौन जारी करता है, दैट इज द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछी जा रही। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। बी है that the part of the earth which is inhabited by living organisms. Third statement है a community of organisms together with the environment is known as is in which they live. Third है the flora and fauna of a geographical area. So आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अब इकोसिस्टम की बहुत क्लोज यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको सबसे परफेक्ट डेफिनेशन बतानी है इन चारों में से। ठीक है जी। वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट इज सी। अब ये ऐसी कम्युनिटी है जो कि ऑर्गेनिजम्स, जहां पर आपके ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जैसे ही इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट होता है उस पर्टिकुलर रीजन को कहा जाता है दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द सिटीज ऑफ अ कंट्री which among the following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of AQI which is known as the air quality index। अब देखिए आपको बहुत सारी गैसेस दे रखी हैं, उन गैसेस को सिग्निफाई करना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारी सिटीज में पब्लिश किया जाता है उसमें कौन कौन से गैसेस के लेवल्स चेक किए जाते हैं। सो पहला है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड और फिफ्थ है मीथेन। आपको कोड्स दिए गए हैं, ए है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 4 5 और इज इट डी 1 2 3 4 5। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मार्क कीजिए। सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। इसका आंसर क्या है? बी। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने इन सब में से एक गैस को भी एलिमिनेट कर दिया है तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम AQI की बात करते हैं तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को हम चेक नहीं करते। जैसे ही आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो आपको ACD सारी ही कट हो जाएंगी, तो आंसर आपको एक्सप्लिसिटली मिल जाएगा 2 3 एंड 4। ठीक है जी। सो हम AQI के बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर 8 मेजर पोल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। सो पहला पोल्यूटेंट PM2.5 PM10, ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड, अमोनिया एमिशंस को रीड किया जाता है और इसको हर घंटे इसकी रीडिंग करी जाती है। ईच कंट्री हैज देयर एयर क्वालिटी इंडेक्सेस बेस्ड ऑन इट्स एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो यहाँ पर आपको 8 मेजर पोल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। वो 8 मेजर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। सो दिस वाज इट। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस को होलिस्टिकली डिस्कस किया है और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एनवायरमेंट पोर्शन। सो आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स और कुछ पेड इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। सो दिस वाज इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।